हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं थर्मोडायनेमिक्स केटीजी लेक्चर नंबर 5 के साथ। तो बच्चों, सबसे पहले एक बार छोटा सा एक रिकैप ले लेते हैं। हालांकि आज एक एग्जॉस्टिव में रिवीजन कराऊंगा आपको लेक्चर के एंड में, है ना, जो भी हमने लेक्चर 2 के बाद पढ़ा है अभी तक, दैट इज लेक्चर 3, 4, 5 का कंप्लीट रिकैप आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा अभी मतलब जो कल मैंने पढ़ा था Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। और बेटा जो U होता है इंटरनल एनर्जी, U जो होता है इंटरनल एनर्जी, दैट इज F/2 nRT, दैट इज F/2 nRT, ये हम पढ़ चुके थे। ठीक है, ये होता है F/2 nRT, ये होता है इंटरनल एनर्जी। ये क्या होता है प्यारे बच्चों? इंटरनल एनर्जी होती है F/2 nRT। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, U होता है F/2 nRT, वेयर F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, व्हिच इज 3 फॉर मोनोएटॉमिक, 5 फॉर डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक लीनियर एंड 6 फॉर पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर। अब बेटा जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर मेरे को खाली ट्रांसलेशनल मोशन के कारण जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण 3 डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी आएगी। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ट्रांसलेशनल, तो 3/2 nRT, तीनों के पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। तो बेटा अगर मेरे को ऐसे बोलना इंटरनल एनर्जी को, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इंटरनल एनर्जी डिराइव करी थी 3/2 nRT पर। जब प्रैक्टिकली देखा, हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, तो 5/2 nRT आ रही थी डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक लीनियर के लिए, और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए निकल के आ रही थी 6/2 nRT। दैट इज, फिर सोचा गया कि क्यों आ रही होगी, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ रही होगी, है ना, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, है ना। 2 डायरेक्शन में बेटा मोशन आ सकता है रोटेशनल, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी आएगी। अगर इसके अबाउट घूमेगा, अगर दोनों पार्टिकल यहां पे इसी के अबाउट घूमेगा, तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल है ना, और अगर इसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो बेटा जो I है वो 0 हो गया, है ना। दोनों पार्टिकल, है ना, मतलब एक्सिस पे ही है, तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी 0। तो इस एक्सिस के अबाउट काइनेटिक एनर्जी आएगी या इस एक्सिस के अबाउट? इसके अबाउट नहीं आएगी। तो बेटा अगर मोनोएटॉमिक है तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी 3/2 nRT, सॉरी 3/2 nRT, और रोटेशनल होगी 0। डायटोमिक है तो ट्रांसलेशनल होगी 3/2 nRT और रोटेशनल होगी 2/2 nRT। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है रोटेशन, 2/2 nRT। और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर है, बस यहीं पे मोनोएटॉमिक को डिलीट कर देते हैं। अगर पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर है प्यारे बच्चों, तो बेटा 3/2 nRT प्लस 3/2 nRT, मतलब हाफ nRT इंटू 3। मतलब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है बेटा वो 3 होती है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हाफ nRT इंटू 3। तो बेटा ये होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये होगी ट्रांसलेशनल टोटल होती है 6/2 nRT। ठीक है, अब बेटा मैंने लास्ट टर्म पे आपके साथ, अब बेटा देखो Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, Q के बारे में तो मैं पहले भी पढ़ चुका था। ठीक है, Q के बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके थे कैलोरीमेट्री में, Q इक्वल टू ms डेल्टा टी। पर यहाँ पर मोलर स्पेसिफिक हीट की हम बात करते हैं इन जनरल, है ना, क्योंकि अब 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए C एनर्जी देनी पड़ेगी। 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए C, n मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए NC, n मोल का टेम्परेचर डेल्टा T से बढ़ाने के लिए NC डेल्टा T। आया? बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद बेटा ये था Q इक्वल टू NC डेल्टा T, विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। क्यों? क्योंकि, और बेटा सॉरी, डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, ऐसा क्यों बेटा? इसके बारे में अभी हम दोबारा चर्चा करते हैं, क्योंकि जो अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में मैंने बात करी थी, CV जो आता है और CP जो आता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, है ना। और बेटा आप ऐसा समझ सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग होने से, अगर आपको टेम्परेचर, अगर आपने बढ़ाया, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाना है, तो किसी को आपने ज्यादा इंटरनल एनर्जी सप्लाई करनी, किसी को कम सप्लाई करनी है, क्योंकि किसी बार डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा है। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ nRT, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में इंटरनल एनर्जी होती है हाफ nRT। तो अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ nRT है, तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम कम है तो एनर्जी कम सप्लाई करनी पड़ेगी, हर एक का हाफ nRT बढ़ाना है। पर अगर एक के पास 3 डिब्बे हैं तो 3 डिब्बे भरने, एक के पास 5 डिब्बे, मतलब 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जैसे डायटोमिक के लिए, है ना, तो बेटा उसमें हमको 5 डिब्बे भरने। तो इसलिए जो मोलर स्पेसिफिक हीट है अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस के लिए भी अलग अलग आती है, क्योंकि अलग अलग प्रोसेस में वर्क अलग अलग है। बेटा Q है NC डेल्टा T, डेल्टा U तो सेम है। डेल्टा U तो कोई भी बेटा, अगर कोई पर्टिकुलर गैस है तो बेटा F/2 nRT का डेल्टा क्या हो जाएगा? F/2 nR डेल्टा T। ये होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये क्या होता है प्यारे बच्चों? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। प्लीज मेरी बात सुनते रहेंगे बहुत ध्यान से, बहुत ही सिंपल बात बताना चाह रहा हूं
कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है F/2 nR डेल्टा टी, जो कि डेल्टा टी पे डिपेंडेंट है। कैसे वो चेंज प्रोड्यूस किया गया उस पर भी कोई मतलब नहीं है, किस प्रोसेस से किया गया है। डेल्टा यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस, डेल्टा यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया। तो बेटा बस मैंने ज्ञान की बात आपको अभी तक ये बताई है, मेरी बात सुन ले। इंटरनल एनर्जी F/2 nRT है। F होता है 3, 5, 6, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए 6, डायटॉमिक के लिए 5 और मोनोटॉमिक के लिए 3। तो अगर कोई पूछेगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो तो हर एक के लिए 3/2 nRT होती है प्यारे बच्चों, वो तो हर एक के लिए 3/2 nRT होती है। और डायटॉमिक गैस, अगर डायटॉमिक गैस है तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 nRT, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ½ nRT × 2, क्योंकि 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए दोनों 3-3, 3/2 nRT, 3/2 nRT। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मोनोटॉमिक के लिए 3/2 nRT, डायटॉमिक के लिए 5/2 nRT, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए 6/2 nRT, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मोनोटॉमिक के लिए 0, डायटॉमिक के लिए ½ nRT × 2, ½ nRT × 2 दैट इज 2/2 nRT, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर 3/2 nRT। ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है रोटेशनल। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है F/2 nR डेल्टा टी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है प्यारे बच्चों F/2 nR डेल्टा टी। आई होप मैं आपको समझा पाया, F/2 nR डेल्टा टी। अच्छा, गैस की अगर एनर्जी बढ़ानी हो, गैस की अगर एनर्जी बढ़ानी हो, कितने तरीके होते हैं? 2। या तो उसको हीट दो या तो उस पर वर्क करो, या तो उसको हीट दो या तो उस पर वर्क करो, या तो आप गैस को हीट कर दो, नीचे आग लगा दो, है ना। आग लगानी वैसे तो अच्छी बात होती नहीं है ना, लेकिन आग लगा के भी बेटा इंटरनल एनर्जी बढ़ाई जा सकती है। और दूसरा तरीका होता है इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का कि पिस्टन को धकेल दो, कि बेटा मैंने कल भी बताया था जो मॉलिक्यूल आ रहा है V1 से, जब अगर ये V से आगे आ रहा हो तो टकराने के बाद मॉलिक्यूल ज्यादा तेज आगे जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, है ना। ये कम थी तो V2 V1 से बड़ा है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, प्लीज मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो बढ़ना बिल्कुल जायज है, और यहां पर मैंने वर्क किया है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, दैट इज इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। बेटा एक्चुअली इंटरनल एनर्जी तो काइनेटिक इन नेचर होती है, तो इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की अगर बढ़ रही है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। तो बेटा इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं, या तो गर्म कर दो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ेगी, या आप वर्क कर दो, या तो आप वर्क कर दो। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद बेटा कल मैंने आपको बताया था ग्राफ्स, क्या बताए थे? ग्राफ्स, है ना। ग्राफ्स मैंने कल आपको बताए थे, है ना। Q = बेटा देखिए जो ग्राफ्स पढ़े थे हमने आइसोबारिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल के लिए, बेटा मैंने ग्राफ्स कल आपको बताए थे, है ना। जिसको मैं एंड में आपको रिवाइज करा दूंगा, लेकिन आज मैं ऐसा करना चाहता हूं, एक पर्टिकुलर एक ग्राफ बनवा के मैं आपको चाहता हूं कि आप उसको ट्रांसफॉर्म करके दिखाएं। मैं पीवी दूंगा, आप पीटी बनाए और उसका वीटी बनाए। ठीक है, तो ये रहा एक पीवी ग्राफ, वी पी, ये पीवी ग्राफ है एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए एक पीवी डायग्राम दे रखा है आपको, पीटी और वीटी बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं, आइए फटाफट से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये पीटी बनाना चाहता हूं, सॉरी ऊपर टी, जो आपका मन करे, वैसे आप टीपी भी बना सकते थे, पीटी बना लेते हैं। आइए देखते हैं। तो प्रोसेस ए बी, प्रोसेस ए बी में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो क्या यहां पे प्रेशर कांस्टेंट ऐसे दिखाएंगे? बिल्कुल हाँ, यही तरीका होगा। अब प्रोसेस ए बी के लिए लिखते जाते हैं, पीवी = nRT में क्या क्या कांस्टेंट है। हमेशा ग्राफ बनाने का तरीका यही होता है। तो प्रेशर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स आर तो कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। वॉल्यूम बढ़ रही तो मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो A से B जाने के लिए जाना तो ऐसे ही पड़ेगा। अब मेरे को पता नहीं कहां तक जाना है, मेरे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं, बस यहीं तक बना ली, जहां तक मन किया तक बना ली। अब BC, BC प्रोसेस में क्या हो रहा है, BC लिख देते हैं, PV = nRT, सॉरी थोड़ा गंदा लिखा गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है, NR तो कांस्टेंट है ही है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अच्छा वॉल्यूम कांस्टेंट है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अच्छा ये तो स्ट्रेट लाइन है, ज्वाइनिंग द ओरिजिन, ज्वाइनिंग मतलब पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। अब इसमें हो क्या रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। और यहां पर क्या हो रहा था, इस वाले में वॉल्यूम बढ़ रही थी तो टेम्परेचर भी बढ़ा था।
इसमें प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर भी कम होगा, इधर को आएगा। अच्छा, और अगर ये बीसी और डीए दोनों प्रोसेस तो एक जैसे हैं, दोनों में वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम इसमें भी कांस्टेंट है, पर इसमें क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और इसमें जो है बेटा वॉल्यूम कम है, इसमें जो है वो वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम ज्यादा तो P इक्वल टू nRT बाई V, वॉल्यूम ज्यादा तो स्लोप कम, तो इधर स्लोप कम आएगी, इसमें स्लोप ज्यादा है, वॉल्यूम कम तो स्लोप ज्यादा है। ये कुछ ऐसे बनेगा, ओरिजिन से पास होती पर इसकी स्लोप ज्यादा है। और बेटा तो दूसरा बेटा दो प्रोसेस है वॉल्यूम कांस्टेंट वाला, दैट इज P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, A B C D A। मेरे को बनाना ही पड़ा CD वाला, CD वाले में तो P इक्वल टू nRT में प्रेशर कांस्टेंट था, nR कांस्टेंट है ही, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अच्छा, प्रेशर कांस्टेंट था तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। CD में क्या हो रहा था, C से D में क्या हो रहा था, वॉल्यूम कम हो रही थी, तो वॉल्यूम कम होगी तो टेम्परेचर भी कम। अब देखिए टेम्परेचर भी कम होता हुआ दिखा है। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाऊं, बेटा कोई खास बड़ी बात नहीं है। एंड दिस इज द ग्राफ, पीटी ग्राफ। अब अगर वीटी बनाना है, वीटी बनाना है अगर एबी के लिए, तो एबी में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है ना। तो स्ट्रेट लाइन एबी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, वॉल्यूम बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अब वैसे दो स्ट्रेट लाइंस बननी है, एबी में भी प्रेशर कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और CD में भी प्रेशर कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और प्रेशर ज्यादा कहां पे, एबी में, तो प्रेशर ज्यादा तो स्लोप कम आएगी, तो एक की स्लोप कम आनी, एक की ज्यादा आनी। तो ऐसा करते हैं, एबी को इधर बना लेते हैं, सॉरी ए बी, ठीक है। अब बीसी प्रोसेस क्या है, बीसी में तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, बीसी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम होगा। बीसी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कम हो रहा है, बीसी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। सीडी, सीडी तो बता ही चुका था अभी आपको, सीडी में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और V इक्वल टू nRT बाय P, P नीचे आ रहा है, प्रेशर कम स्लोप कम, ओ सॉरी प्रेशर कम, डिनोमिनेटर कम स्लोप ज्यादा, nR बाय P स्लोप है, प्रेशर कम है बेटा, CD में प्रेशर कम है तो इसलिए CD की स्लोप ज्यादा है। और हो क्या रहा है, वॉल्यूम कम हो रही है, वॉल्यूम कम होती हुई देख रहे वॉल्यूम कम हो रही है, ऊपर को नहीं ले रहा हूं, आनी तो स्ट्रेट लाइन, नीचे को है। अब डीए में तो बेटा पता ही वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बन गया डी, खत्म। तो क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज बनेगा, ऐसा जरूरी है एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, तो ऐसा रट्टा ना मार लीजिए, क्लॉकवाइज का ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्लॉकवाइज ही होगा, है ना। और बेटा जो कल मैंने बताया था, आई होप बेटा वो तो समझ में आ ही गया था, है ना। और अगर वो आया होगा तो बेटा तभी ये आया होगा, है ना। तो बेटा अगर वो ये समझ में नहीं है तो कल वाला एक बार फिर से देख लीजिए, कल वाला एक बार फिर से देख लीजिए, पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, एक बार और देख लेते हैं इसी को, है ना, ताकि कोई अगर डाउट रह गया हो तो पक्के अच्छे से क्लियर हो जाए। ऐसा करते हैं, एक एक स्टेप को अब मैं बनाता हूं और आप एक एक स्टेप नोट करते चलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली मैं करता जा रहा हूं, आप भी साथ में नोट करते चलेंगे ताकि चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। ग्राफ बनाना है हमको बहुत करने से। चलिए, सबसे पहली बात ऐसा करता हूं, आपको मतलब सबसे पहले बना देते हैं इसका, है ना। जब यहां पे क्या हो रहा है, ए बी में प्रेशर कांस्टेंट, बेटा देखो पहली मेरी बात सुन लो बहुत ध्यान से, आइसोबारिक, बेटा ए बी भी आइसोबारिक है और सी डी भी आइसोबारिक है, ए बी भी आइसोबारिक है और सी डी भी आइसोबारिक है। ए बी में क्या हो रहा है, पी वी इक्वल टू nRT लिखेंगे, क्या हो रहा है बेटा, प्रेशर कांस्टेंट है, nR तो कांस्टेंट है बेटा, क्लोज सिस्टम के लिए बात होती है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, वॉल्यूम बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और आ क्या है बेटा, V इक्वल टू nR बाय P इंटू T, ठीक है। ये AB प्रोसेस के लिए। अब बेटा
ए बी प्रोसेस के लिए भी यही है और सी डी के लिए भी यही, दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए यही बात है। अब लेकिन ए बी में प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा तो स्लोप कम। तो दो बेटा अगर पीटी बनेगा तो पीवी से बनाना क्या है मेरे को, पीवी से बनाना है पीटी, तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो प्रेशर तो कांस्टेंट है। अच्छा मेरे को वीटी नहीं बनाना है, पहले पीटी बना लेते हैं फिर वीटी बना लेंगे, पहले पीटी बना लेते हैं। अब देखो बेटा हो क्या रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, एबी में टेम्परेचर बढ़ रहा है, पहले एबी बना लेते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। अब सी डी में क्या हो रहा है, सी से डी में क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रही है तो टेम्परेचर भी कम होगा, सी डी इधर को आएगा, और कम प्रेशर पे तो सी डी कुछ इधर को आएगा, है ना, इस तरफ को आएगा। अब दूसरी बात, अब बात करते हैं बीसी की और डीए की, और इसमें पी वी इक्वल टू एनआरटी लिखी। अब क्या बन रहा है कहानी, इन दोनों में वॉल्यूम कांस्टेंट है, एनआर कांस्टेंट है, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। लेकिन अब बेटा बनाना पीटी है तो पी इक्वल टू एन आर बाय वी इंटू टी, तो वॉल्यूम ज्यादा तो स्लोप कम, इसमें वॉल्यूम ज्यादा है, बीसी और डीए दोनों में पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, एक में ज्यादा स्लोप वाला आएगा और एक में कम स्लोप वाला आएगा, ठीक है। ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं एडी में स्लोप ज्यादा आएगी, है ना। जो डीए प्रोसेस है, डीए प्रोसेस बेटा कौन सा, वॉल्यूम कांस्टेंट वाला, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P इक्वल टू एन आर बाई वी इंटू टी, ये कांस्टेंट है, वॉल्यूम ज्यादा तो स्लोप कम, वॉल्यूम ज्यादा किस में है, बीसी में वॉल्यूम ज्यादा है तो स्लोप कम, बीसी की स्लोप कम है, डीए की स्लोप ज्यादा है। आई होप बेटा मैं आपको समझा पा रहा हूं, ए बी सी डी ए खत्म। अब बेटा अगर वीटी बनाना है इसका तो कैसे बनेगा, वीटी बनेगा तो कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। बेटा एबी में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, स्ट्रेट लाइन आएगी, और यहां पे प्रेशर ज्यादा तो स्लोप कम आएगी, तो एबी वाला ऐसा बनेगा, ए बी। ध्यान से देख लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, पीवी इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ रहा है। बीसी, बीसी में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, बीसी में वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम होगा, वॉल्यूम कम है बीसी में, प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम होगा, इसलिए इधर वॉल्यूम कांस्टेंट उधर भी जा सकता था। सीडी, सीडी तो अभी बताया था बेटा, सीडी में प्रेशर कांस्टेंट है, ये वाले में पीवी इक्वल टू एनआरटी, यहीं पे लिख देते दोबारा से, प्रेशर कांस्टेंट एनआर कांस्टेंट, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, आएगी तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहां पे प्रेशर कम है, सीडी में प्रेशर कम है, एबी में प्रेशर ज्यादा था, प्रेशर ज्यादा स्लोप कम, प्रेशर कम स्लोप ज्यादा, सीडी। अच्छा सीडी को मैं नीचे को क्यों लेके आ रहा हूं, क्योंकि सी से डी में क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रही है, वॉल्यूम कम होगी तो टेम्परेचर भी कम होगा, वॉल्यूम कम करनी, वॉल्यूम ज्यादा करेंगे तो इधर कम करनी। अब डीए, डीए क्या बेटा, डीए तो बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट वॉल्यूम ज्वाइन करने का एक ही तरीके, खत्म बात। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, बहुत ही सिंपल है, क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज बने, जरूरी नहीं है एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया है, मेरे को लगता है कि मैं आपको समझा पाया हूँ, ठीक है। तो बेटा ये हो गया ग्राफ के बारे में, दो हालांकि आपको बनवाए हैं ग्राफ, तो बेटा बहुत सारे और भी बन सकते हैं, है ना, लेकिन ये जस्ट मैं आपको ना एक बार थीम दे रहा हूँ कि ऐसे, अभी मैं बहुत सारे ग्राफ्स आपको आगे और भी बनवाऊंगा, काफी टिपिकल टाइप के, है ना, जस्ट ये एक मैंने आपको एक फील दी। चलिए आइए ऐसा करते हैं, एक और बना लेते हैं जिससे मेरे को लग रहा है कि इसके बाद तो चीज पक्के से क्लियर हो ही जाए, जस्ट इसी में ही थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ए बी सी ए, ठीक है। तो ये मेरे पास एक साइकिल दे रखी है,
अब बेटा ये ना, अब ये जो पाथ है ना, तो ये आइसोबारिक है, ना आइसोकोरिक है, ना आइसोथर्मल है। बस अब ये थोड़ा सा ट्रिकी दे दिया मैंने आपको, है ना। हालांकि ये समझ में आ गया तो मैं कह सकता हूँ बेटा सब समझ में आ जाएगा फिर, है ना। इसके बाद अब कुछ नहीं बचता। इसको समझ लिया तो समझ लो भैया कमाल कर दिया। आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ए बी सी ए, ए बी ये तो वही प्रोसेस है। चलिए पहले पीटी बनाते हैं। ए से बी में क्या हो रहा है, ए बी, ये सही है, तीन ही पार्ट्स है बेटा। अब आसान लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। ए बी प्रेशर कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखते हैं, जो कांस्टेंट है उस पर काटा मारेंगे, ठाए ठाए ठाए। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, वॉल्यूम बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। पीटी, ए से बी में टेम्परेचर बढ़ना है। अच्छा, अब बी सी ये कोई अलग ही प्रोसेस है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसलिए इसकी बात अभी नहीं करूंगा। पहले सी ए, बीसी में वैसे मेरे को क्या रखा है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, पी इक्वल टू के वी क्या रखा है कुछ, ठीक है, जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा बाद में। पहले सी ए देख लेते हैं। सी ए है ना, सी ए तो वैसे हमको बनना नहीं, हम साइंस वाले, लेकिन फिर भी सी ए प्रोसेस देखते हैं क्या है। सी ए में क्या है बेटा, आइसोकोरिक, पीवी इक्वल टू एनआरटी, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, एनआर कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ओके, और बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, पी इक्वल टू एन आर टी बाई वी। वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये पूरा कांस्टेंट है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो सी ए तो बेटा स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना, पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ए को थोड़ा यहां में डालते हैं, सी कहीं यहां पे है। अच्छा, मैंने सी पे माना है कि प्रेशर कम है, क्यों, क्योंकि सी पे प्रेशर कम है। ऐसे ए से सी पे जाऊं तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, सी से ए पे जाऊं तो बढ़ेगा। तो आ तो कहता पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ऊपर या नीचे तो नीचे, क्योंकि समझिए सी से ए में प्रेशर बढ़ना चाहिए, तो इधर अगर सी इधर लेता तो सी से ए में घटता, है ना। तो अब इतना बन चुका है। अब बेटा अब मेरे को बनाना है बीसी। बीसी प्रोसेस कैसा बनेगा, पीटी बनाना है तो बेटा अब पी इक्वल, पी तो केवी है ना, अब पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखिए। अब बेटा आ क्या है, ध्यान से देखिए, वी की वैल्यू क्या है, पी बाई के, पुट करेंगे कि पीटी रिलेशन चाहिए, तो पी बाई के लिखेंगे तो पी स्क्वायर बाई के इज इक्वल टू एन आर, ये पूरा कांस्टेंट है, तो पी स्क्वायर इक्वल टू टी टाइप का है ना। तो पी इक्वल टू, पी की वैल्यू क्या जाएगी, यहां से पी की वैल्यू क्या जाएगी, पी इक्वल टू सी रूट टी, अंडर रूट टी टाइप का ग्राफ, अंडर रूट टी टाइप का ग्राफ आ रहा है। अब अंडर रूट कैसा होता है बेटा, अगर अंडर रूट का ग्राफ तो बेटा पता होना चाहिए, मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, y इक्वल टू रूट एक्स कैसा होता है, ऐसा है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, पैराबोला होता है इस तरीके से। तो बेटा इसका मतलब यहां से ये ऐसे जाएगा और ये पैराबोला बनना है, खत्म। अब ये मैथ्स का क्वेश्चन था, ये मैंने थोड़ा सा ट्रिकी दिया था और ये मैथ्स का था। आई होप ये समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है ना। तो दिस इज, मैं फिर से बताता हूँ बेटा, ये दो का तो पहले भी बना चुके थे हम, है ना। ए बी तो आइसोबारिक है, ए बी क्या है, आइसोबारिक, पीवी इक्वल टू एनआरटी में देखेंगे वॉल्यूम बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ए बी में टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। सी ए में क्या हो रहा है, सी से ए में क्या हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, सी से ए में क्या हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, एनआर कांस्टेंट है, पी बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा, पी बढ़ रहा है तो टी भी बढ़ेगा, और बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, बन गई स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है, अगर लग ना रहा हो तो ऐसे बना लीजिए, अब लग जाएगा शायद, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और बीसी में क्या हो रहा है, बीसी में तो बेटा मैंने कह रखा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, पी इक्वल टू के वी हो गया, पीवी इक्वल टू एनआरटी में वी की वैल्यू पी बाई के पुट कर दी, तो पी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, पी इक्वल टू अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल, वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स का ग्राफ ऐसा आता है। तो बेटा यहां से बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा, है ना, लेकिन मेरे को तो खाली यहां से बनाना था, बी से सी, तो बना दिया।
मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा। अब इसी का ही अगर VT बनाना है, थोड़ा छोटा बनाऊंगा, है ना, है ना, छोटा बना लेते, थोड़ा सा छोटा सा इधर साइड में बना लेते ताकि क्लियर हो जाए चीज। TB VT ग्राफ कैसा बनेगा प्यारे बच्चों, VT बनाते हैं। AB प्रोसेस का कैसा बनेगा, AB में प्रेशर कांस्टेंट है, NR कांस्टेंट है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्ट्रेट लाइन, और V बढ़ रहा है, TB बढ़ रहा है। अब मेरे को ये नहीं पता कि कितनी स्लोप बनानी चाहिए, बाद में डिजाइनिंग बाद में देख लेंगे, कुछ ये बनाते हैं, है ना, AB, ठीक है। अच्छा BC में क्या हो रहा है, BC छोड़िए, पहले C है, C A से C देखेंगे तो क्या हो रहा है बेटा, AC में बेटा क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और C से A जाते हुए क्या हो रहा है बेटा, प्रेशर बढ़ रहा है। C से A जाते हुए क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ेगा, CA में टेम्परेचर बढ़ेगा। अच्छा A से C जाऊंगा तो अच्छा C से A आऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगी। C से A में प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, C से A में टेम्परेचर बढ़ रहा है। अच्छा पहले इसको ना कम स्लोप का बना लेते हैं, ये A ये B और C से A में टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट। थोड़ा सा इधर बनाना था ना, इसलिए थोड़ी सी जगह खाली करी मैंने, यहीं पे A था तो मतलब और इधर कहाँ बना है ना, तो इसको कम स्लोप का बनाया। हालांकि बेटा पेपर में तो बेटा आपको ऑप्शन गिवन होते हैं, आपको चूज करना होता है। और BC जो है, BC तो बता चुका था, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, P इक्वल टू KV, तो P स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू T है। अच्छा और इसमें क्या है, अच्छा मेरे को तो VT बनाना है, तो P प्रोपोर्शनल टू V है तो V स्क्वायर भी प्रोपोर्शनल टू T आ जाएगा, नहीं है। अगर P को मैं KB पुट करूंगा तो बेटा P प्रोपोर्शनल टू V है, तो मैं कह सकता हूँ V भी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T है। तो यहां से यहां पर भी बेटा क्या होगा, वही अंडर रूट वाला जैसे होता है ग्राफ, C को और इधर चाहे तो थोड़ा सा और इधर ले लीजिए, अंडर रूट इस तरीके से होता है, C बस हो गया, ठाए 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 ठाए। बेटा मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T है। तो बेटा ये मैंने आपके सामने ना आज दो पूरे साइक्लिक ग्राफ्स को ट्रांसफॉर्म करके दिखाया कि एक से दूसरा ग्राफ कैसा बनेगा, आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया बेटा, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। मैंने केवल और केवल आपको ये बताया कि एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ कैसा बनेगा, है ना। तो मेरे को लगता है बेटा मैं आपको क्लियर कर पाया हूँ चीज़, है ना। तो ऐसा करते हैं बेटा, एक मैंने बेटा कल वाली क्लास में बेटा मैंने आपको बताया था, एक चीज़ आपको छोटी सी और बताया तो, देखो बेटा एक चीज मैंने कल आपको और पढ़ाई थी बेटा, वर्क डन, है ना। वर्क डन बेटा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W में अभी मैंने आपको क्या रिवाइज करा दिया, इंटरनल एनर्जी रिवाइज करा दी है बेटा। Q होता है NC डेल्टा T, Q क्या होता है प्यारे बच्चों, NC डेल्टा T, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। Q होता है NC डेल्टा T, ये समझा चुका हूं। डेल्टा U होता है F/2 NR डेल्टा T, ये दोबारा बता दी बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को, है ना बेटा। बस मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आज की क्लास बेटा डेडिकेटेड केवल रिवीजन के लिए, क्योंकि आज की क्लास में बेटा कल की क्लास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे, तो उन्हीं को बेटा रिकैप दे रहा हूँ, है ना। तो Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, है ना। अच्छा W बेटा, W कैसे लिखते हैं बेटा, वर्क डन कैसे लिखते हैं, वैसे तो W तो बेटा पेन से लिखते हैं, है ना। ये मान लो एक पिस्टन है, अब बेटा यहाँ पर बेटा प्रेशर अगर P है तो P इंटू A आ गया फोर्स, अगर डिस्प्लेसमेंट हुई dx तो वर्क डन क्या हो जाएगा, PA फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हुई dx तो dw जो छोटा सा वर्क डन आ गया वो PA dx आ गया, A dx हो जाएगी इंक्रीज इन वॉल्यूम dV तो P dV, ये छोटा सा वर्क डन आ गया। इसको बेटा इंटीग्रेट कर लेंगे तो आ जाएगा टोटल वर्क डन, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाऊँ, P dV का इंटीग्रल इज वर्क डन, P dV का इंटीग्रल हो जाएगा प्यारे बच्चों वर्क डन, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप बेटा समझ में आ पाया आप लोगों, तो P dV का इंटीग्रल होता है वर्क डन। तो अच्छा अब बेटा मेरी बात सुनिए, P dV बेटा अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूं बेटा, अगर ये प्रेशर है ये वॉल्यूम है, अगर किसी भी शेप का मैं ग्राफ लूं, मतलब कोई भी जनरल प्रोसेस, तो P dV, ये P dV ये क्या होगा, छोटा सा एरिया,
पी डीवी छोटा सा एरिया। तो बेटा छोटा सा एरिया छोटा सा वर्क डन, टोटल एरिया टोटल वर्क डन। तो बेटा ज्योमेट्रिकली इसका मतलब क्या था, ज्योमेट्रिकली इसका मतलब होता है एरिया अंडर पीवी ग्राफ, एरिया अंडर पीवी ग्राफ। ठीक है, तो बेटा एरिया अंडर पीवी ग्राफ होता है वर्क डन। अब बेटा तीन प्रोसेस के लिए कल वर्क डन निकलवाया था, आइसोबारिक के लिए, आइसोकोरिक के लिए और आइसोथर्मल के लिए। बेटा क्या क्या आए थे रिलेशन, पी डेल्टा वी, एनआर डेल्टा टी। आइसोबारिक के लिए आया था, आइसोकोरिक के लिए तो जीरो। तो बेटा ऐसा करते हैं पीडीवी का इंटीग्रल कर करके वर्क डन निकाल लेते हैं तीनों प्रोसेस के लिए। चल यहीं पे छोटी सी जगह बनाते हैं। तो बेटा पीवी ग्राफ के नीचे का एरिया वर्क डन होता है पहली बात। आइसोबारिक के लिए बेटा पी डीवी का इंटीग्रल, पी तो कांस्टेंट है, v1 से v2 हो रही है वॉल्यूम, तो क्या आ जाएगा p v2 माइनस v1 हो जाएगा डेल्टा v। तो p डेल्टा v, pv हो जाएगा nRT, nRT2 माइनस nRT1, nRT2 माइनस t1, nR डेल्टा t। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइसोकोरिक, कोरिक में तो बेटा वॉल्यूम चेंज ही नहीं होना है, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होनी, तो वर्क कहां से होगा। तो आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल इसमें बेटा वर्क डन कैसे निकालेंगे, इसमें कैसे वर्क डन निकालेंगे, पी डीवी का इंटीग्रल कर रहे हैं। अब बेटा आइसोथर्म तो बेटा इस तरीके का होता है, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आइसोथर्म है ना, पीवी ग्राफ ऐसा होता है। तो P इक्वल टू एनआरटी बाई वी, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। तो बेटा हर इंस्टेंट पे, हर वॉल्यूम पे अलग अलग पे प्रेशर अलग अलग है। तो कैसे इंटीग्रेट करें, तो पहले प्रेशर को वॉल्यूम की टर्म्स पे लिखना पड़ेगा। P इक्वल टू एनआरटी बाई वी डीवी का इंटीग्रल, वॉल्यूम V1 से V2 जा रही है, तो बेटा क्या आ जाएगा एनआरटी ln V2 बाई V1, क्योंकि ln V आएगा, ln V2 माइनस ln V1 बन जाएगा ln V2 बाई V1। आई होप बेटा मैं आपको ये समझा पाया। ठीक है, तो बेटा ये हो गए तीनों प्रोसेस में मैंने आपको वर्क डन बताए थे। मैंने आपको तीनों प्रोसेस के वर्क डन डराइव करके दिखा दिए हैं दोबारा से, है ना। आइसोकोरिक में तो जीरो ही होता है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं बेटा, अब हमने ना बेटा हर एक चीज देख ली बेटा। वर्क डन मैंने आपको दोबारा दिखा दिया, है ना। इंटरनली चेंज भी दोबारा लिखना सिखा दिया। अगर आइसोबारिक के लिए यही इक्वेशन को अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बेटा, क्यों हो जाएगा एनसीपी डेल्टा टी। अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग होगी, क्यों, क्योंकि अलग अलग प्रोसेस में बेटा अगर सेम टेम्परेचर चेंज है तो बेटा इंटरनल चीज में तो चेंज वही आएगा, पर बेटा वर्क डन तो अलग अलग होता है ना बेटा अलग अलग प्रोसेस में। अगर बेटा वर्क डन अलग अलग होगा मेरे प्यारे बच्चों, वर्क डन बेटा अगर अलग अलग होगा तो बेटा मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो हीट सप्लाई करनी पड़ेगी वो अलग अलग होगी, है ना। तो बेटा डेल्टा यू, है ना, प्लस W, और W बेटा क्या होता है, आइसोबारिक में वर्क डन होता है NR डेल्टा T, है ना, या P डेल्टा V, पर मैं NR डेल्टा T लिखूंगा, कुछ काटा पीटी करना चाहता हूं। आइसोकोरिक के लिए यही लगाएंगे तो क्या बनेगा, आइसोकोरिक डेल्टा U को वैसे आप F/2 NR डेल्टा T कह सकते हो। किसी भी प्रोसेस के लिए, कोई भी प्रोसेस हो रहा हो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस। ठीक है, वो तो F/2 NRT है बेटा, वो तो मतलब स्टेट फंक्शन है ना कि पाथ फंक्शन। आइसोकोरिक है, अब आइसोकोरिक अगर प्रोसेस के लिए लगाना है तो Q की वैल्यू को लिखेंगे NCV डेल्टा T। ये बेटा मैंने कल भी बताया था बेटा। CV बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट जो होगी बेटा आइसोकोरिक में बेटा डिब्बा बंद है। आइसोबारिक का मतलब क्या था बेटा, आपको समझाया था, फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन। बेटा इसमें अगर आप हीट सप्लाई करोगे तो पिस्टन मूव करेगा, गैस कुछ वर्क भी कर रही है, इसमें गैस वर्क नहीं कर रही है, हीट सप्लाई करोगे, केवल और केवल इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। तो बेटा C जो है बेटा 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इसमें बढ़ाना हो या इसमें बढ़ाना हो, इसमें ज्यादा वर्क करना, इसमें ज्यादा थर्मल एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि इसमें गैस ने वर्क करना है। इसमें बेटा केवल इंटरनल एनर्जी बढ़नी है, इसमें इंटरनल एनर्जी तो बढ़नी है लेकिन साथ में गैस ने वर्क भी करना है। तो डेल्टा U, तो इसलिए NC डेल्टा T जो होता है 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो एनर्जी लगती है C, विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोसेस। आइसोबारिक के लिए CP बोलते हैं, आइसोकोरिक के लिए CV बोलते हैं, और वर्क डन होता है आइसोकोरिक में जीरो। तो यहां से डेल्टा U आ गया NCV डेल्टा T, तो आप डेल्टा U को हमेशा NCV डेल्टा T कह सकते हैं। तो NCV डेल्टा T, या अगर आपको कहना हो F/2 NR डेल्टा T, दोनों बातें एक ही हैं, कुछ अलग नहीं है। यहां से आप N डेल्टा T को काटिए और CV की वैल्यू FR/2 निकालिए। CV कितना आ गया, FR/2, CV आ गया FR/2।
दैट इज 3r/2, 5r/2 और 6r/2 फॉर मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर। अब बेटा सीपी की बात करते हैं। डेल्टा यू को तो हम एनसीवी डेल्टा टी यहां पुट कर सकते हैं। आइसोबारिक में दोबारा जा रहा हूं, एनसीपी डेल्टा टी, सी बेटा क्यू तो एनसी डेल्टा टी, एनसीपी डेल्टा टी, बेटा एक बार लिख लिख के कर लेंगे, डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी, तो डेल्टा यू इज एनसीवी डेल्टा टी फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस। इसके लिए अगर डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी आर आइसोकोरिक के लिए, तो हर एक के लिए होगा, क्योंकि डेल्टा यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस, डेल्टा यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस, क्यू इज डिपेंडेंट अपॉन प्रोसेस। क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो बेटा सेम है हर प्रोसेस के लिए, लेकिन वर्क डन अलग अलग है, तो बेटा सी अलग अलग होगा। डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी और वर्क डन एनआर डेल्टा टी होता है बेटा आइसोबारिक में, तो एन डेल्टा टी कट गया, एन डेल्टा टी कट गया, एन डेल्टा टी कट गया, सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। आया? बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बेटा मैंने आपको रिवाइज करा दी, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। सोचिए ऐसा क्यों? सीपी की वैल्यू सीवी से आर से ज्यादा है, क्यों? क्योंकि बेटा 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए इसमें बढ़ाने में सीवी एनर्जी लग रही है, इसमें सीपी लग रही है। बेटा इंटरनल एनर्जी तो इसमें भी सीवी से ही बड़ी होगी। 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाओगे तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इधर आएगा, एनसीवी डेल्टा टी 1 सीवी 1 डेल्टा टीवी 1 एनबी 1। 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए इंटरनल एनर्जी सीवी से बढ़ती है, लेकिन जो वर्क डन होता है आइसोबारिक में एनआर डेल्टा टी, एनबी 1 है डेल्टा टीवी 1 है, तो बेटा वर्क डन आर है, इसमें वर्क नहीं करना गैस ने। यहां पर भी इंटरनल चेंज सीवी है, लेकिन यहां पर वर्क करना है गैस ने, तो बेटा इसमें 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए इंटरनल एनर्जी इतनी बढ़ानी पड़ेगी और वर्क इतना करेगी गैस, तो हीट सप्लाई करनी पड़ेगी सीपी विच विल बी इक्वल टू सीवी प्लस आर। कोशिश करी समझाने की आइसोबारिक में ज्यादा होता है मोलर हीट कैपेसिटी। क्यों ज्यादा होता है आइसोबारिक में मोलर हीट कैपेसिटी? आइसोबारिक में मोलर हीट कैपेसिटी इसलिए ज्यादा होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आइसोबारिक में मोलर हीट कैपेसिटी इसलिए ज्यादा होता है बच्चों, क्योंकि आइसोबारिक में गैस ने वर्क भी करना है, आइसोकोरिक में नहीं करना है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों में वही आएगा। 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, दैट इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट, दैट इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट प्यारे बच्चों। तो बेटा 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाओगे तो इसमें भी सीवी से थर्मल, इसमें भी सीवी से इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इसमें भी। इसमें गैस वर्क नहीं करेगी पर इसमें गैस वर्क भी करेगी, तो इसमें जो हीट सप्लाई करनी पड़ेगी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए प्लस वर्क करने के लिए। तो आइसोबारिक में बेटा सीपी जो होता है वो सीवी से ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें गैस को वर्क करना पड़ता है, आर वर्क करना पड़ता है 1 मोल का टेम्परेचर 1 से बढ़ाने के लिए, तो इसलिए सीपी की वैल्यू सीवी से आर से ही ज्यादा होती है। कितने अमाउंट से ज्यादा होती है? आर अमाउंट से ज्यादा होती है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। कल का लेक्चर, आज का लेक्चर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेटा सेकंड लेक्चर के बाद जो कुछ भी मैंने पढ़ाया गैस कॉलम से लेके अभी तक, है ना, उसको आज हम एंड में एक छोटा सा एक रिवीजन वीडियो डालेंगे, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ मतलब सारे के सारे नोट्स प्रोजेक्ट करता जाऊंगा, एक एक चीज को रिवाइज कराता जाऊंगा, ताकि कल से जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, है ना, कल से थोड़े से हमारा एक मतलब एक सेशन रहेगा जिसमें मैं क्वेश्चंस करूंगा खूब सारे पहले, है ना, ताकि थोड़े से आपको प्रैक्टिस दे दूं चीज़ों की, मतलब पहले छोटी छोटी चीज़ों की प्रैक्टिस दे दूं, है ना, और फिर आगे बढ़ूं। पर बेटा ये जो थ्योरी है इस पार्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए आप क्या करते हैं, एक बार पूरा सेकंड लेक्चर के बाद से, अगर सेकंड लेक्चर का एंड देख लीजिए, उसमें फर्स्ट और सेकंड लेक्चर का रिवीजन कराया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेक्चर का पूरा रिकैप अभी दे रहा हूँ आपको, है ना, और इसके बाद बेटा लेक्चर की समाप्ति करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि बेटा ये जो लेक्चर को मैं एंड कर रहा हूँ बेटा, ऐसा नहीं कि इसको आप जस्ट मतलब छोड़ दें कि हम रिवाइज कर लेंगे नोट से, एक बार देख लें, नोट्स जरूर पढ़े, हाँ एक बार देख जरूर लें, है ना, और मैं चाहूँगा देखते देखते लिखते चले जाएं, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर में जो अभी तक पढ़ा है उसके रिविजन के साथ। ये बेटा था अब प्रेशर इन अ गैस कॉलम, है ना। बेटा यहां पर हम क्या कर रहे हैं, छोटी सी लेयर को कंसिडर कर रहे हैं। इस छोटी सी लेयर पे ऊपर से क्या फोर्स आ रहा है, P प्लस डी पी इंटू ए, नीचे से क्या आ रहा है, P इंटू ए, और बेटा इसका वेट भी तो होगा रो ए डी एक्स जी, और बेटा जो कंडीशन है वो हर जगह स्टेबल है। इसका मतलब प्यारे बच्चों पता है क्या है, अगर कंडीशन हर जगह स्टेबल है, जो कंडीशन है जहां पर जो कंडीशन है वही रह रही है, ना प्रेशर बढ़ रहा है ना घट रहा है, वहां पर वही मास है, तो मैं ये कह सकता हूं इस पूरे पार्ट पे जो टोटल फोर्स है, यहाँ पे ना वेलोसिटी नीचे को आ रही है ना ऊपर को आ रही है एक्स्ट्रा, तो बेटा मैं बस आपको ये कह सकता हूँ ये जो पार्ट है इक्विलिब्रियम में, तो जितना नीचे को फोर्स आ रहा है P प्लस डी पी इंटू ए प्लस रो ए डी एक्स जी, ये रो ए डी एक्स जी क्या हो, ए डी एक्स हो गई वॉल्यूम छोटी सी, इंटू रो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी वेट बराबर P इंटू ए,
यहाँ से dp की वैल्यू आ गई माइनस रो जी dx। क्या रो कांस्टेंट होगा? क्या डेंसिटी गैस की कांस्टेंट होनी चाहिए? या जहां पर ऊपर बेटा देखो आप सोचो, ये अर्थ है, अर्थ के जितना ऊपर जाओगे उतना उतना ऊपर एयर ज्यादा है, तो ज्यादा एयर कंप्रेस करेगी तो नीचे वाली एयर थोड़ी कंप्रेस्ड होगी, ऊपर बेटा डेंसिटी अलग अलग जगह अलग अलग होगी। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से डेंसिटी जो है प्रेशर पे डिपेंड करती है। तो पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को लिखेंगे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और रो आ जाएगा पीएम बाय आरटी। अब रो की वैल्यू पीएम बाय आरटी यहाँ पे डाल देंगे, है ना, और ये बन के क्या आ जाएगा, रो की वैल्यू जब पीएम बाय आरटी डाल देंगे ये बन के आ गई इक्वेशन, जहां पर पी को आप इधर ले जाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, तो डीपी बाई पी आ गया माइनस एम जी बाई आर टी डी एक्स। जब एक्स जीरो था तो प्रेशर पी नॉट था, मान लो x इक्वल टू जीरो पे पी नॉट है, तो h पे क्या हो जाएगा वो हम निकालना चाहते हैं, मान लिया p, तो यहां से आगे p इक्वल टू पी नॉट ई की पावर माइनस एम जी एच बाई आर टी, पी इक्वल टू पी नॉट ई की पावर माइनस एम जी एच बाई आर टी। मैं चाहूंगा ये पर्टिकुलर ये जो डेरिवेशन है आपके सामने ही है, कैसे किया है मैंने डेराइव, इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इसलिए मैं स्किप करूंगा, एक बार आपको लिख के कर लेना चाहिए। सबसे पहले टोटल फोर्स जीरो किया, जैसे हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी किया था, टोटल फोर्स आपने dx वाले पे जीरो किया, टोटल फोर्स जीरो के बाद आपने क्या किया, रो को लिखा पी एम बाई आर टी, और सिंपली आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिल गई, आपने इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर ये जो कंटेनर है ये ऊपर जा रहा है जी एक्सेलरेशन से, कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, जी एक्सेलरेशन से। ठीक है, अब अगर ये जी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है प्यारे बच्चों, मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, तो इस कंडीशन में अगर यहां पे प्रेशर बॉटम मोस्ट पे पी नॉट है, तो किसी एच हाइट पे प्रेशर क्या होगा, यहां पर पी इक्वल टू पी नॉट ई की पावर माइनस एम जी एच बाई आर टी नहीं आएगा। अब बेटा कंटेनर के रिस्पेक्ट में एक सूडो फोर्स भी आ जाएगा, एम जी प्लस ए हो जाएगा, तो जी के बदले जी प्लस ए, और ए क्या है जी, तो टू जी हो जाएगा, तो ई की P इक्वल टू पी नॉट ई की पावर माइनस एम जी एच बाई आर टी के बदले क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस टू एम जी एच बाई आर टी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। बैरोमीटर वाला ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो खुद से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो बेटा मैं आज इसकी वीडियो भी साथ में ही अपलोड करने वाला हूं, उसमें इसका सोल्यूशन है, मेरा क्लास की ही वीडियो का सोल्यूशन है, तो आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या कहता है बेटा, अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो सी और ए भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, है ना। तो बेटा मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ, बेसिकली ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बेटा ए बी में कोई एक प्रॉपर्टी होगी जो कॉमन होगी जिसके कारण थर्मल इक्विलिब्रियम है, बीसी में भी एक प्रॉपर्टी कॉमन होगी, वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती थी, है ना। हम क्यों बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर है, क्योंकि बेटा वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो सब में कॉमन होने के कारण थर्मल इक्विलिब्रियम आ रहा है, दैट इज टेम्परेचर। ठीक है, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री वाले बोलते हैं डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, हम लोग बोलते हैं क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। केमिस्ट्री वाले प्यारे बच्चों सिस्टम सेंट्रिक होते हैं, वो कहते हैं हमारा ये गैस है, इस पे वर्क करोगे तो भी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और इसको हीट दोगे तो मॉलिक्यूल्स बेटा ज़्यादा, अगर हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और फिर तो पक्का है कि मॉलिक्यूल्स तेज भागेंगे, क्योंकि टेम्परेचर किसका आइडिया दे रहा था, रफ्तार का। अभी तो बताया था V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर Vn स्क्वायर, जितना टेम्परेचर ज़्यादा इसका मतलब रफ्तार ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा, जितना टेम्परेचर ज़्यादा रफ्तार ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा। आया, बिल्कुल आया। चलिए, तो अब वो लोग बोलते हैं कि हीट देंगे तो बेटा तो पक्का है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर ये है, इसको अगर हम हीट दे कंटेनर को तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सही या गलत? बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम इस पे वर्क करें, जैसे मान लो ये है, हम पिस्टन को आगे धकेलें, अगर हम इस पिस्टन को आगे धकेलेंगे तो क्या होगा बताएंगे? तो क्या होगा, मॉलिक्यूल जो आ रहा है ना, वो अगर पिस्टन आगे आ रहा है तो मॉलिक्यूल टकरा के तेज जाएगा, तो मॉलिक्यूल टकरा के तेज जाएगा, तो बेटा रफ्तार बढ़ जाएगी, और रफ्तार बढ़ गई तो रफ्तार ही तो उसकी इंटरनल एनर्जी है, तो रफ्तार ही तो उसकी इंटरनल एनर्जी है। आया या नहीं आया? अच्छा, मैं एक बात बतानी भूल गया, क्योंकि बहुत तेज तेज बताता जा रहा हूं आपको। जो अभी काइनेटिक एनर्जी मैंने निकाली थी वो आई थी 3/2 nRT, यही आई थी। लेकिन यहां पर तो बेटा मोनोएटॉमिक गैस ली थी, डायएटॉमिक के लिए क्या जाती है बेटा? अच्छा, ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, या तो गैस मॉलिक्यूल एक्स में भागेगा, या वाई में भागेगा, या जेड में भागेगा। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 3/2 nRT, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ nRT, है ना। और डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस के लिए कितनी होती है? 5, और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए क्या होती है? 6, क्योंकि वहां पर 2 रोटेशनल भी आ जाती हैं, और जो पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर होता है उसमें बेटा 3 रोटेशनल आ जाती हैं। ठीक है, तो बेटा Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, हम लोग इंजन सेंट्रिक है, हमने हीट दी, उसने कुछ वर्क किया और कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ी, हम बोलते हैं Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो इसमें कोई फर्क की बात नहीं बेटा, केमिस्ट्री वाले भी सही हैं, अपने लोग भी सही हैं, है ना। अब बेटा ये देखो 3 प्रोसेस होते हैं, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, ग्राफ कैसा बनेगा?
बिल्कुल प्रेशर कांस्टेंट वाली स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहां प्रेशर ये था वापस वही प्रेशर हो गया, ये आइसोबारिक नहीं है। आइसोबारिक का मतलब हमेशा प्रेशर वही का वही रहे, इनिशियल और फाइनल बराबर नहीं है। डीपी जीरो डेल्टा पी जीरो होने से नहीं है। आइसोकोरिक का मतलब डीवी जीरो डेल्टा वी जीरो, ये आइसोकोरिक नहीं होगा। आया समझ में या नहीं आया? बिल्कुल आया। तो प्यारे बच्चों आइसोबारिक कैसा आएगा? पी कांस्टेंट है, पीटी में पी कांस्टेंट है। अच्छा वीटी में कैसा आएगा बेटा? वी हो जाएगा एनआरटी बाय पी। अब प्रेशर कांस्टेंट है, एनआर तो कांस्टेंट है ही, तो बेटा यहां पे क्या देगा? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसलिए ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, है ना? कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा प्यारे बच्चों? स्ट्रेट लाइन। जब प्रेशर ज्यादा होगा तो स्लोप कम होगी, तो स्लोप कम होगी, तो इसलिए दिखा रखा है जो कम स्लोप वाला है उस पर प्रेशर ज्यादा है। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है ना? अब आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में क्या आएगा प्यारे बच्चों? आइसोकोरिक में बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। तो बेटा ये बन गया। अच्छा वीटी कैसा बनेगा? फिर से वॉल्यूम कांस्टेंट। अच्छा पीटी कैसा बनेगा? पी इक्वल टू एनआरटी बाय वी। वी कांस्टेंट है, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो स्लोप क्या आएगी? कम। तो इसलिए कम स्लोप वाले को बोल रखा है वॉल्यूम ज्यादा। आया? बिल्कुल आया। अच्छा आइसोथर्मल में ये तो बेटा बहुत ही सिंपल ग्राफ्स है। आइसोथर्मल में P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर गैस के लिए कर रहे हैं, एनआरटी तो कांस्टेंट है ही, है ना? तो बेटा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है। तो बेटा ग्राफ कैसा बनेंगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बेटा ग्राफ ऊपर आएगा, टेम्परेचर और ज्यादा होगा तो और ऊपर आएगा। ठीक है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है। पीटी ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा। वीटी ग्राफ का आएगा ऐसा। यहाँ डॉटेड क्यों बनाया है? क्योंकि बेटा टेम्परेचर जीरो अचीव करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अच्छा अब बेटा ग्राफ को कन्वर्ट अगर करना हो, जैसे मान लो कि ये तीन प्रोसेस है पीवी ग्राफ में दिखा रखे हैं, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। पीवी से अगर आपको पीटी बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? आइए देखते हैं। पीवी से अगर आपको पीटी बनाना हो, मैं बस प्यारे बच्चों ये कहना चाह रहा हूं, एबी जो है, एबी जो प्रोसेस है वो कैसा है? आइसोबारिक। तो इसमें भी आइसोबारिक होना चाहिए, है ना? तो एबी अगर आइसोबारिक है तो पीटी में भी वो आइसोबारिक ही रहेगा। ऐसा थोड़ी ना कि आइसोबारिक नहीं रहेगा। ये ए बी है, ए से बी में क्या हो रहा था? वॉल्यूम बढ़ रही थी, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लिख लीजिए सबसे पहले। पीवी इक्वल टू एनआरटी की माला जपेंगे। अब बेटा देखिए ध्यान से, वॉल्यूम बढ़ रही है, इधर जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी, और प्रेशर कांस्टेंट है, एन आर तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो इस तरफ को आएगा। आया? बिल्कुल आया। तो ए बी इस तरफ को आना चाहिए था, वही आ रहा है। अब बीसी, बीसी में क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। बीसी में क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, बीसी जो है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो P इक्वल टू एन आर टी बाई वी। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ गया। तो कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। अब मैंने ये दिखाया है कि प्रेशर कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि बीसी वाले में क्या हो रहा है? PV इक्वल टू एन आर टी लिखिए, इसमें प्रेशर कम हो रहा है, ध्यान से देखिए, इसमें प्रेशर कम हो रहा है, बीसी में प्रेशर कम हो रहा है, बी से सी में प्रेशर कम हो रहा है, तो इधर को भी ला सकता था, इधर को भी, तो इधर क्यों नहीं लेके गया? इधर क्यों लेके आया? क्योंकि बेटा प्रेशर कम होना चाहिए, तो इसलिए किधर लेके आएंगे? इधर। अब सी ए में क्या है? आइसोथर्मल, तो फिर तो बेटा यही बनेगा। इस तरीके से आप पीवी से पीटी, है ना, और पीटी से वीटी भी बना सकते हैं, वो आप दिमाग लगाएंगे पक्का बन जाएगी। अब बेटा वर्क डन कैसे निकालते हैं? वर्क डन होता है पी ए, छोटा सा फोर्स आएगा, पी ए ये हो गया फोर्स इंटू डी एक्स, है ना, तो पी डी वी बन जाएगा, ए डी एक्स हो जाएगा इंक्रीज इन वॉल्यूम, पी डी वी का इंटीग्रल हो जाएगा वर्क डन, पी डी वी का इंटीग्रल हो जाएगा वर्क डन। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। पी ए हो गया फोर्स, तो पी डी वी का इंटीग्रल दैट इज पी वी ग्राफ के नीचे का एरिया इज वर्क डन। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है भैया। आइसोबारिक में वर्क डन क्या निकल के आएगा? आइसोबारिक में प्यारे बच्चों वर्क डन क्या निकल के आएगा? पी ए डी एक्स, पी डी वी का इंटीग्रेशन, पी कॉन्स्टेंट है, डी वी का समेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा वी, वी टू माइनस वी वन, पी वी टू माइनस वी वन, है ना, तो क्या बन जाएगा? एन आर टी टू माइनस टी वन। बेटा ये बच्चों को याद नहीं रहता है, जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? एन आर डेल्टा टी। अब बेटा डेल्टा यू की बात करो, इंटरनल एनर्जी अभी मैंने आपको बताई, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है हाफ एन आर टी, एफ बाई टू एन आर टी होती है अगर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हो तो, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस, वो तो खाली टेम्परेचर का फंक्शन है इंटरनल एनर्जी, तो अगर टेम्परेचर में चेंज डेल्टा टी आएगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज एफ बाई टू एन आर टी विच इज फिक्स फॉर ईच एंड एवरी गैस, है ना। अच्छा सीवी की वैल्यू क्या निकल के आती है? चलिए अभी आगे बता ही देता हूं मैं आपको। लेकिन आइसोकोरिक में वर्क डन क्या होगा? बेटा वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रही है तो गैस फोर्स तो लगा रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, वर्क डन क्या आएगा? जीरो।
डेल्टा यू एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। ठीक है, आइसोथर्मल में वर्क डन कैसे निकालेंगे, पी डीवी का इंटीग्रल, पी डीवी का इंटीग्रल। अब पी चेंज होगा क्योंकि पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, पीवी कांस्टेंट होता है, तो पी को लिखा एनआरटी बाय वी, ताकि एनआरटी कांस्टेंट है उसको बाहर खड़ा कर दिया। अब v1 से v2 इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्या बन जाएगा एनआरटी ln v2 बाय v1, और p1 v1 इक्वल टू p2 v2 होता है, तो v2 बाय v1 हो जाएगा p1 बाय p2, एनआरटी ln v2 बाय v1 या एनआरटी ln p1 बाय p2। अब मोलर स्पेसिफिक हीट पे आते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट, एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने में जो थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती, दैट इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट। एक मोल का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना हो तो बेटा जो हमको थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, दैट इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट। करेक्ट है इनकरेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए सी एनर्जी देनी पड़ती है, तो एन मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए एनसी, डेल्टा टी से बढ़ाने के लिए एनसी डेल्टा टी। तो क्यू क्या आ गया, एनसी डेल्टा टी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सी अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग होता है। क्यों, आइसोकोरिक का मतलब होगा डब्बा बंद है, अब आपने गर्म करना चालू किया, अब बेटा केवल और केवल इंटरनल एनर्जी ही बढ़ेगी। पर आइसोबारिक में अगर आपने, आइसोबारिक का मतलब क्या होता है प्रैक्टिकली, व्हाट इज मेंट बाय आइसोबारिक। आइसोबारिक का मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कब कांस्टेंट होगा, फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन। अब बेटा इस केस में क्या आएगा, ऊपर से प्रेशर आ रहा होगा, ऊपर से फोर्स आ रहा होगा पी ए, पिस्टन का वेट mg, और नीचे से क्या हो रहा होगा p इंटू ए। तो p इंटू ए इज इक्वल्स टू पी ए इंटू ए प्लस mg। तो यहां से P कितना आ जाएगा, PA प्लस mg बाय ए। आया, बिल्कुल आया, PA प्लस mg बाय ए, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा यहां पर अगर मास अगर पिस्टन का चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या, प्रेशर भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये बेटा प्रेशर कांस्टेंट की सिचुएशन हो गई। लेकिन इसमें, इस कंडीशन में अगर आप PV इक्वल टू एनआरटी लिखें, अब आप सोचें अगर आपने थर्मल एनर्जी दी, टेम्परेचर को बढ़ाया, तो बेटा NR और प्रेशर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी, इसका मतलब गैस वर्क करेगा। तो आइसोबारिक में अगर आप, आइसोबारिक मतलब फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन, अगर आपने थर्मल एनर्जी दी, अगर आपने थर्मल एनर्जी तो पिस्टन वर्क भी करेगा, यहां पर गैस वर्क भी करेगी, सॉरी गैस जो है वो वर्क भी करेगी। तो गैस वर्क भी करेगी, तो इससे क्या बेटा निष्कर्ष निकल के आया, गैस वर्क करने वाली है प्यारे बच्चों। गैस क्या करने वाली, वर्क करने वाली है। तो जो हीट दोगे वो खाली इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ा रही है, वर्क भी होगा, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट। यहां पर एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो आइसोबारिक प्रोसेस होगा उसमें ज्यादा लगेगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना थोड़ा आसानी से हो जाएगा, सस्ते में हो जाएगा। तो बेटा Q इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, Q इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, Q इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। आ पाया है, बिल्कुल आ पाया है प्यारे बच्चों। मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूं, मैंने आपको ये बता दिया कि Cp मतलब अलग, Q इक्वल टू एन सी डेल्टा टी है, लेकिन बेटा C जो है ना वो प्रोसेस पे डिपेंडेंट है। इनफैक्ट अगर कोई कह दे मैंने पिस्टन को पकड़ दिया और खींचना चालू कर दिया, तो वो जबरदस्ती गैस से ज्यादा वर्क करा ले रहा है। Cp से ज्यादा भी आपको टेम्परेचर देना पड़ सकता है, Cp से ज्यादा भी आपको एनर्जी स्पेंड करनी पड़ सकती है। एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना, आइसोकोरिक हो, बड़ा आसान है। अच्छा, आइसोकोरिक से कम भी हो सकती है, सीवी से कम भी हो सकती है क्या, सोच के देखिए, सोच के देखिए ध्यान से। अगर मैं इस तरीके से बढ़ा लूं कि जैसे जैसे हीट दूंगा ऊपर से मैं जबरदस्ती उसको दबाए जा रहा हूं पिस्टन को, तो पिस्टन को दबाएंगे तो गैस मॉलिक्यूल की रफ्तार वैसे ही बढ़ जाएगी, तो आपको एनर्जी और कम देनी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, मेरी बात सुने बहुत ध्यान से, केवल एक ही बात बताना चाहता हूं, और वो एक बात क्या है, जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो प्रोसेस डिपेंडेंट है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी बेटा गैस मॉलिक्यूल्स की रफ्तार है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। वो काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल्स की, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो प्रोसेस कोई भी हो रहा हो, प्रोसेस कोई भी हो रहा हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा F/2 डेल्टा टी। लेकिन मोलर स्पेसिफिक हीट, एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो थर्मल एनर्जी देनी पड़ती है प्यारे बच्चों, एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो थर्मल एनर्जी देनी पड़ती है प्यारे बच्चों, वो डिपेंड इस पे करेगी कि गैस वर्क कितना कर रही है। अलग अलग प्रोसेस में वर्क डन अलग अलग। बेटा Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, इंटरनल एनर्जी में चेंज हर बार वही आएगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज वही आएगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर प्रोसेस अलग है तो वर्क डन अलग है, इसलिए आपको हीट अलग अलग सप्लाई करनी पड़ेगी। इसलिए मोलर स्पेसिफिक हीट, अगर मान लो एक ही मोल गैस है और एक ही डिग्री सेंटीग्रेड से आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो भी आपको हीट अलग अलग सप्लाई करनी पड़ेगी। मोलर स्पेसिफिक हीट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोसेस। आया, आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया। तो Cp ज्यादा क्यों होगा Cv से, क्योंकि उस केस में बेटा गैस वर्क भी कर रही है। अब आइसोबारिक प्रोसेस के लिए Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू अप्लाई कर रहा हूं, डेल्टा यू जीरो होगा आइसोकोरिक के लिए, आइसोकोरिक के लिए सॉरी W जीरो होगा,
आइसोकोरिकली वर्क डन जीरो का, क्योंकि गैस फोर्स तो लगा रही है लेकिन पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो बेटा यहां से निकल के क्या आ रहा है, गैस का वर्क डन जीरो। गैस का वर्क डन क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, जीरो हो रहा है। अगर गैस का वर्क डन जीरो हो रहा है तो बेटा Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू से समझ में क्या आएगा, Q को लिखेंगे एनसीवी डेल्टा टी, तो डेल्टा यू आ गया एनसीवी डेल्टा टी, एंड इट इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस, क्योंकि डेल्टा यू इज प्रोसेस इंडिपेंडेंट, देयरफॉर डेल्टा यू आ जाएगा एनसीवी डेल्टा टी, देयरफॉर डेल्टा यू आ जाएगा एनसीवी डेल्टा टी। और डेल्टा यू तो अभी मैंने बताया था आपको F/2 NR डेल्टा टी, F/2 NR डेल्टा टी। बेटा u होता है F/2 NRT, तो डेल्टा u होगा F/2 NR डेल्टा t, तो बेटा डेल्टा u NCV डेल्टा t को F/2 NR डेल्टा t के बराबर करिए, CV आ गया FR/2, CV आ गया FR/2, 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 याद करेंगे FR/2। अब CP की बात करते हैं। अब आइसोबारिक प्रोसेस के लिए Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू को लेके आइए, Q हो जाएगा एनसीपी डेल्टा टी, वर्क डन हो जाएगा एनआर डेल्टा टी। दो फॉर्मूले होते हैं, P डेल्टा V NR डेल्टा टी, अभी बताया था ऊपर, P डेल्टा V NR डेल्टा टी, और डेल्टा यू तो एनसीवी डेल्टा टी, बस एन डेल्टा टी उड़ाइए, सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, सीवी FR/2 पुट कर दीजिए, सीपी आगे F+2/2R, सीपी आगे F+2/2R, सीपी के आगे F+2/2R। यहां पर बेटा मोनोटॉमिक गैस है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, जस्ट आपको तरीका बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों। क्या बताना चाहता हूं, तरीका बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों कि कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जस्ट एक सेकंड, पानी पिएंगे। आपकी कॉपी में भी ये क्वेश्चन है, क्लास में भी मैंने कराया था। पूछा है इस प्रोसेस में जब यहां से यहां गैस आ रही है A से B की तरफ, ये प्रोसेस हो रहा है, पूछ रहे वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क और हीट सप्लाइड और एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी। करें सॉल्व, बिल्कुल करेंगे। वर्क डन मतलब पीवी ग्राफ के नीचे का एरिया, ट्रेपीजियम का एरिया, बच्चा बच्चा निकाल लेता गांव का, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ 3P0 प्लस P0 दैट इज 4P0 इनटू ये, और ये क्या है 2V0 माइनस V0 दैट इज 2P0 V0, ये हो गया वर्क डन। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मोनोटॉमिक गैस है, F/2 NR डेल्टा टी, 3/2 NR डेल्टा टी, NR डेल्टा टी को P2V2 माइनस P1V1 कह सकते हैं। P2V2 क्या हो जाएगा, P इंटू 2V0, P1V1 क्या हो जाएगा 3P0 V0, पुट कर दिया। अब Q क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू भी पता है, डब्ल्यू भी पता है, तो क्या Q निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। अब Q को क्या लिख सकते हैं, एन सी एवरेज डेल्टा टी, एन सी डेल्टा टी लिखिए बेटा। Q हमने हीट दी तो डेल्टा टी से टेम्परेचर बढ़ा, तो बेटा 1 टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एवरेज से कितनी हीट देनी पड़ेगी, Q बाय डेल्टा टी, Q बाय डेल्टा टी, है ना। n मोल के लिए, 1 मोल के लिए बेटा कितना देना पड़ेगा, Q बाय एन डेल्टा टी, ये आ गई एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब एन डेल्टा टी के लिए R से मल्टीप्लाई करिए, R से डिवाइड करिए, NR डेल्टा टी जो नीचे वाला है वो बन जाएगा P2V2 माइनस P1V1, और ऊपर R आई गया। डेल्टा Q आपको पता है, P2V2 माइनस P1V1 आपको निकालना आता है। C एवरेज क्या आ गया, माइनस R, C एवरेज क्या आ गया, माइनस R। ओहो, माइनस आ रही है मोलर हीट कैपेसिटी, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ऑन हीटिंग वर्क इज मोर देन द हीट गिवन, देयरफॉर टेम्परेचर डिक्रीजेस। बेटा मैंने आपको क्या बताया था, हम पिस्टन को जबरदस्ती खींच सकते हैं, जितना गैस हीट दे रही उससे ज्यादा मैंने वर्क कर दिया, हीट दे रही है, वर्क मैंने ज्यादा कर दिया, टेम्परेचर घट गया, तो हीट दी और टेम्परेचर घट जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल है, कि आपने पिस्टन को जबरदस्ती ऊपर खींच दिया तो गैस मॉलिक्यूल, बेटा आप सोचो जब बॉल आती है बैट के पास, आप बैट को पीछे ले जाओ तो मॉलिक्यूल वापस हल्के जाएगा, मतलब बॉल वापस हल्के जाएगी। आप समझ रहे मेरी बात, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लीजिए ये पिस्टन है, ये गैस मॉलिक्यूल आ रहा है सपोज 10 से, ये पिस्टन जा रहा है 5 से, इलास्टिक कोलिजन होगा, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो गई 5, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो गई 5, 10 माइनस 5 दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगी, मान लो ये V से वापस जाता है मॉलिक्यूल, V प्लस 5, तो यहां से बेटा V कितना निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों, सोचिए V निकल के क्या आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, आई एम सॉरी, ये 10 है, वेलोसिटी ऑफ 10 से आ रहा था, ये 5 से जा रहा था, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गई 10 माइनस 5, है ना, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, अगर मान लो मॉलिक्यूल V से जाए इधर, तो V प्लस 5, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। आया, बिल्कुल आया। तो बेटा 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा 5, और ये 5 से कट के हो गया 0, कितना आ गया प्यारे बच्चों, 0। आई होप बेटा मैं आपको समझा पा रहा हूँ। एक सेकेंड, मेरे पास शायद इसका फिगर भी होगा, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। ये देखिए, तो प्यारे बच्चों यहां पर मॉलिक्यूल आ रहा था V1 से, है ना, और V2 से वापस जा रहा था,
तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या थी v1 प्लस वी, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या थी v2 माइनस वी। तो v2 क्या आ जाएगा v1 प्लस 2v। जब पिस्टन पास में आएगा तो रफ्तार बढ़ जाएगी, और जब पिस्टन दूर जाएगा, जब पिस्टन दूर जाएगा तो बेटा v1 माइनस वी था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, v1 से आ रहा था, ये v से दूर जा रहा था, v1 माइनस वी वॉज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और v2 से जा रहा है और ये v से जा रहा है। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या आ जाएगी v2 प्लस वी। इलास्टिक है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और यहां से क्या आ जाएगा v2 इक्वल टू v1 माइनस 2v। वेलोसिटी ऑफ v2 इज v1 माइनस 2v। आया? बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा अगर समझाना क्या चाहता था, अगर पिस्टन दूर जा रहा है, अगर पिस्टन दूर जा रहा है, अगर पिस्टन दूर जा रहा है, अगर पिस्टन दूर जा रहा है तो मॉलिक्यूल हल्के वापस जाएगा, और अगर आगे आ रहा है तो पिस्टन तेज वापस तेज जाएगा आगे, तो पिस्टन तेज जाएगा। आया? बिल्कुल आया। एक सेकेंड, ये चल रहा था क्वेश्चन। तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा, हीट दे और टेम्परेचर कम हो जाए, हीट दे और टेम्परेचर कम हो जाए। अब कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द प्रोसेस। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना आएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस। मैक्सिमम टेम्परेचर कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। 3p0 v0 और ये p0 2v0। तो क्या प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम निकालेंगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से? बिल्कुल निकाल लेंगे। और बेटा टेम्परेचर क्या होता है, pv बाय nr, है ना। तो प्रेशर की वैल्यू आ गई वेलोसिटी के टर्म्स में, वो वॉल्यूम के टर्म्स में प्रेशर की मतलब प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम आ गया इनटू v बाय nr। तो बेटा pv बाय nr जब मेरे पास जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है बेटा, सम ऑफ रूट्स बाय 2 पे, सम ऑफ रूट्स बाय 2 पे, या d बाई डी को जीरो करिए, मतलब आपको वॉल्यूम निकालने के इस वॉल्यूम पे मैक्सिमम होगा टेम्परेचर, तो बेटा आप d बाई डी जीरो करके निकाल सकते हैं, या क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा बाई 2 पे। ठीक है, अब यहां से बेटा मेरे पास क्या निकल के आ गया बेटा, मतलब मेरे पास वो वॉल्यूम आ गई जिसपे मैक्सिमम टेम्परेचर आएगा, और वो वॉल्यूम अगर मैं यहां पुट कर दूं तो मेरे को मैक्सिमम टेम्परेचर भी मिल जाएगा। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट। इस तरीके से बढ़ूंगा आगे। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो आपने प्रेशर निकाला, प्रेशर को लिख दीजिए nRT बाई वी। यहां से क्या मिल जाएगा बेटा, आपने क्या किया, अलग अलग आइसोथर्म, कुछ किसी के लिए 2 रूट आएंगे, जिसके लिए एक ही रूट आएगा वो मैक्सिमम टेम्परेचर वाला आइसोथर्म हो गया जो जस्ट टच कर रहा है। तो बेटा nRT बाई वी लिखिए, और इसमें डिस्क्रिमिनेंट को अब 0 कर दीजिए, दैट इज एक ही रूट आ रहा है। 2 रूट होंगे तो टेम्परेचर अभी, मतलब देखो मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा हूं, अगर ऐसा, अगर मान लो कि थोड़ा सा बड़ा करते हैं, अगर ऐसे है मान लीजिए ये एक आइसोथर्म, ये दूसरा टेम्परेचर बड़ा वाला आइसोथर्म, और टेम्परेचर बड़ा वाला आइसोथर्म, और जस्ट टच करने वाला, तो इधर से इधर जाएंगे तो टेम्परेचर पहले बढ़ रहा है, तो पहले क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा बढ़ेगा, और फिर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि बेटा ऐसा है, ये एक आइसोथर्म है, ये दूसरा आइसोथर्म है, ये तीसरा आइसोथर्म है। तो बेटा यहाँ पर T1 टेम्परेचर है, इस पे T2 है, और इस पे T3 है, तो टेम्परेचर पहले बढ़ रहा है और फिर इधर जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है। आया? बिल्कुल आया। तो बेटा मैं उस आइसोथर्म की बात कर रहा हूं जो जस्ट टच कर जाए, इसको टच कर जाए जहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर हो, तो इसको nRT बाई वी के बराबर करिए। एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिसके लिए एक ही रूट आएगा, जैसे मतलब इक्वल रूट की कंडीशन हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट को 0 करिए, डायरेक्टली मैक्सिमम टेम्परेचर निकाल लीजिए। आया? बिल्कुल आया। ये भी आइसोबारिक कंडीशन है। क्यों? क्योंकि बेटा PA1 ऊपर को है, PA2 नीचे को है, PA1 माइनस A2 ऊपर को गया, नेट में PA1 ऊपर को है, PA2 नीचे को, PA1 माइनस A2 ऊपर को गया, और टोटल पिस्टन्स का मास मिला के मान लो m है, तो mg नीचे को है, तो PA1 माइनस A2 ये ऊपर को आया PA1 PA2, तो नेट में ऊपर को फोर्स क्या है, PA1 माइनस A2, और PA1 नीचे को है, PA2 ऊपर को है, तो PA1 माइनस A2 ये नीचे को है, और mg भी नीचे को है, तो PA इंटू A1 नीचे को है, PA इंटू A2 ऊपर को है, तो PA इंटू A1 माइनस A2 ये नीचे को है, mg भी नीचे को है, और PA1 माइनस A2 ऊपर को है, क्योंकि PA1 यहां से ऊपर को आएगा, PA2 यहां से नीचे को आएगा, तो P की वैल्यू क्या आ गई, PA प्लस mg अपॉन A1 माइनस A2। इसका मतलब प्रेशर जो आ रहा है प्यारे बच्चों वो क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट है ना। प्रेशर जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, वो टेम्परेचर पे या किसी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो PA पे डिपेंड कर रहा है और mg पे डिपेंड कर रहा है, एरियाज पे डिपेंड कर रहा है। इस कंडीशन में क्या आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे अब mg का रोल नहीं रहेगा, हॉरिजॉन्टल है ना दोनों पिस्टन, तो बेटा PA2 PA1, तो PA1 माइनस A2 वो किधर को फोर्स आ रहा है, PA1 माइनस A2 आएगा लेफ्ट में, और PA1 माइनस PA2 आएगा राइट में, और बेटा इक्विलिब्रियम में है ना। इसका मतलब यहां से क्या आएगा, P इक्वल टू PA। ये भी क्या हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस। सिमिलरली ये भी आइसोबारिक प्रोसेस है, बस यहाँ पर PA1 नीचे को और PA2 ऊपर को, तो PA1 माइनस A2 नीचे को, और mg साइन थीटा आ जाएगा नीचे को।
और PA1 माइनस A2 ऊपर को, PA1 ऊपर को, PA2 नीचे को, तो PA1 माइनस A2 ऊपर को वो बराबर हो जाएगा mg साइन थीटा प्लस PA1 माइनस A2, जहां से भी प्रेशर क्या रहा है, कांस्टेंट। तो मैंने आपको बहुत सारे आइसोबारिक प्रोसेस के एग्जांपल दे दिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ठीक है। अब मेरे को बताना है अगला क्वेश्चन, अगला बेटा ये जेई का आया हुआ ही क्वेश्चन है बेटा। एक में 500 केल्विन टेम्परेचर पे गैस है और एक में 300 केल्विन टेम्परेचर पे गैस है, और कह रहे फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन, और खाली ये बीच वाला हरा पिस्टन ही कंडक्टिंग है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये जो अंदर वाला ये जो पिस्टन है यही कंडक्टिंग है, दैट इज यहां से हीट आएगी और इसको मिलेगी। पर बेटा अगर फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है बेटा, ये तो पक्की बात है कि हीट गेन्ड इज इक्वल्स टू हीट लॉस्ट, एक हीट देगा और दूसरा हीट लेगा, तो जितनी एक छोड़ेगा, मान लो फाइनल टेम्परेचर T हो गया, तो जितनी इसने थर्मल एनर्जी छोड़ी वो कितनी हो जाएगी बेटा, NCP डेल्टा T आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन, तो Q इक्वल टू NC डेल्टा T में C आपको पहचानना, C कौन सा लेना पड़ेगा, CP। कौन सा लेना पड़ेगा, CP। आया या नहीं आया? बिल्कुल आया। तो अगर बेटा दोनों द पिस्टन्स आर फ्रिक्शनलेस, ओनली द मिडिल पिस्टन इज कंडक्टिंग, तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये बिल्कुल पक्का है कि यहां पर एक चीज जो होने वाली है वो क्या होने वाली है, नीचे वाले का टेम्परेचर जो कम होगा, तो मान लो T हो गया तो NCP, CP क्या आएगा बेटा, F प्लस 2/2R, नीचे वाली मोनोटॉमिक गैस है 3 प्लस 2/2R 5R/2, NCP डेल्टा T 500 माइनस T आया। और ऊपर वाले का टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, और टेम्परेचर बढ़ेगा, T हो गया 300 से T माइनस 300, NCP डेल्टा T, CP क्या आएगा, F प्लस 2/2R, ऊपर वाली कैसी गैस है, डायटोमिक, F क्या होगा 5, तो 7R/2 इंटू T माइनस 300। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। और अगर मेरे को डायरेक्टली कमेंट करना होता टेम्परेचर पे 400 से ज्यादा आएगा या 400 से कम, बेटा देखो NCP डेल्टा T दोनों का बराबर करने, जिसका CP ज्यादा उसका डेल्टा T कम, CP किसका ज्यादा होगा, ऊपर वाले का, तो उसका डेल्टा T कम होगा, नीचे वाले का डेल्टा T ज्यादा। और एक ने टेम्परेचर बढ़ाना है अपना और दूसरे ने टेम्परेचर घटाना है, फाइनली बराबर पे पहुंचना है। और 300 वाले के लिए डेल्टा T कम आना चाहिए, तो टेम्परेचर जो आएगा वो 300 की लाइन में आएगा, ना कि 400 की। तो इसका मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है वो कम है और डिक्रीज इन टेम्परेचर ज्यादा है। तो अगर टोटल वर्क डन बाय गैस निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। क्यों? दोनों आइसोबारिक प्रोसेस है, NR डेल्टा T होता है बेटा वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस, तो जिसका डेल्टा T नेगेटिव है, जो घट रहा है वो ज्यादा घट रहा है, तो नेट में वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये फाइनल टेम्परेचर निकाली। अच्छा फिक्स्ड वाले केस में निकाली, फिक्स्ड वाले केस में नीचे वाला पिस्टन फिक्स है, ऊपर वाला अभी भी फ्रिक्शनलेस मूवेबल है, तो बेटा क्या हो जाएगा, नीचे वाले के लगेगा NCV डेल्टा T, अब ऊपर वाले के लगेगा NCP डेल्टा T। अब CP और बढ़ गया, अब पहले तो दोनों में NCP डेल्टा T था, CP नीचे वाले का कम था, नीचे का C कम था, ऊपर का C ज्यादा था, डायटोमिक है। अब नीचे CP के बदले CV ले रहे हैं और कम ले रहे हैं, तो इस केस में जो टेम्परेचर आएगा वो, इस केस में जो टेम्परेचर आएगा, अब CP रिलेटिवली और ज्यादा हो गया तो उसका डेल्टा T और कम हो जाएगा, ऊपर वाले के कंपैरिजन में टेम्परेचर और कम राइज करेगा। ठीक है, वर्क डन बाय द गैस मैंने आपको बताया कैसे निकालेंगे, NR डेल्टा T। अगर दोनों पिस्टन फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है तो N1R डेल्टा T1 प्लस N2R डेल्टा T2। पर अगर नीचे वाला फिक्स है तो नीचे वाला तो वर्क करेगा नहीं, खाली ऊपर वाली गैस वर्क करेगी क्योंकि वही वाला पिस्टन मूवेबल है। आई होप बच्चों आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा और आपको क्लियर भी हो गया होगा, है ना, और आपने नोट्स भी अच्छे से बना लिए होंगे। बेटा अब आपका काम क्या है बेटा, कल के लेक्चर से पहले एक बार सारे नोट्स को बहुत कायदे से पढ़ डालिए, ताकि कल से बेटा जितना भी मैंने पढ़ा है बेटा उसकी एप्लीकेशंस आएंगे, है ना, और बेटा काफ़ी सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली आएंगी। कल का लेक्चर शुरुआत का कम से कम मैं आधा से पौना घंटा आपको बेटा केवल और केवल प्रैक्टिस कराने वाला हूँ क्वेश्चंस की, कुछ अच्छे क्वेश्चंस की, जिसके बाद मैं आपको होमवर्क दूँ तो आप कंफर्टेबली कर पाएँ, है ना। तो ये जहन में रखिए कि कल का लेक्चर में थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और जब मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूँ बेटा, ये तो ऑनलाइन लेक्चर्स है, तो मैं तो क्वेश्चन देता हूँ और आप डायरेक्टली सॉल्यूशन चालू कर देता हूँ। आपको क्या करना होता है, स्क्रीन को पॉज करके खुद अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, तो कल के लेक्चर से पहले आप समझ लीजिए आपका एक टेस्ट है जिसमें टीचर एक्चुअली क्लास में आके आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है। हाँ डेफिनेटली, एक्चुअली तो हम सामने होंगे नहीं, तो बेटा अगर आप इतनी शिद्दत से लेक्चर देखेंगे मान के कि टीचर सामने है, तो ही बेटा लेक्चर का फायदा होने वाला है, नहीं तो जस्ट इट विल बी अ टाइम पास। ठीक है, तो टाइम पास करना नहीं बेटा, बड़ा लक्ष्य लेके बैठे हैं तो बड़ी मेहनत करिए, बढ़िया करके मेहनत करिए, है ना। तो कल के लेक्चर से पहले आपको क्या करना है, सब कुछ रिवाइज कर लेना जो अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक है, पांचों के पांचों लेक्चर, सेकंड लेक्चर के एंड में तो फर्स्ट और सेकंड का रिवीजन कराया था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ का रिवीजन फिफ्थ लेक्चर के आज के लेक्चर के एंड में अभी कराया है। तो आई होप बेटा आपको समझ में आ गई होंगी सारी की सारी चीजें। तो चलिए बेटा बढ़िया मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट, मुलाकात होती है कल आपके साथ।